श्री साई राम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी और कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बात करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी क्यों आती है, उसके बारे में उसके रीज़न क्या है, वो कैसे आती है, ऐसा क्या है कि जिस कारण से मेल इनफर्टिलिटी आती है। अगर कोई कपल है जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के भी टेस्ट किए जाते हैं। जो खास करके मेल जो पेशेंट है उनके अगर टेस्ट करते हैं तो उसमें खास करके होता है सीमेन एनालिसिस। तो सीमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट्स होता है तो उसके अंदर एक तो स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, पीएच लेवल, एबनॉर्मल स्पर्म्स, ऐसे बहुत सारे उसमें लिखा रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके पीछे जो कारण है, मान लीजिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, अगर रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आता है कि लो स्पर्म काउंट है या पीएच लेवल ज़्यादा है, मोटिलिटी कम है या फिर एबनॉर्मल जो स्पर्म होते हैं वो ज़्यादा है, अगर ये सब चीज़ आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो है या फिर ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। यानी आपकी जो पार्टनर है वो कंसीव नहीं हो पा रही है। तो ये जो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो खास करके आती क्यों है? एक तो हमारा खान पान, जो गलत तरीके से हम लोग खान पान खाते हैं या फिर गलत आदतों की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि एसिड बढ़ने वाली चीज़ें यानी गर्मी बढ़ने वाली चीज़ें, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है। पेट साफ न होने के कारण से, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने की वजह से, या फिर जो अपान वायु होता है, आयुर्वेद में अपान वायु कहा गया है, जो नाभि के नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, उसके फंक्शन करते हैं। और जेनिटल ऑर्गन जो है वो भी अपान वायु के अंडर ही आते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स में अगर देखते हैं तो उसके अंदर आपको लो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है, यानी कि स्पर्म जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, नॉर्मल से भी कम है। क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे मतलब मिलियंस में स्पर्म निकलते हैं एक साथ में, उसमें से कोई तो एक जा कर के ओहम से मिल जाता है, वहाँ पे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सब चीज़ें अगर देखते हैं हम, तो अगर आपके इसमें लो स्पर्म काउंट है तो ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद मोर्टलिटी, जो इजैकुलेशन होने के बाद वहाँ से निकल करके ओहम तक पहुँचने के लिए उसको कुछ दूरी तय करते हुए जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जो स्पर्म होते हैं उनको मोटिलिटी की ज़रूरत होती है, मतलब आगे चलते हुए जाना, जिसे हम मोटिलिटी कह सकते हैं। तो अगर वो कम है तो स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और ओहम से मिल पाएंगे और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद में पीएच लेवल, अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा रहेगी या फिर गर्मी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में स्पर्म जो है वो जैसे इजैकुलेशन हो जाते हैं वैसे ही वो कभी कभी मर जाते हैं या फिर उससे पहले ही मर जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑलरेडी लेडीज़ के अंदर पीएच लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए वहाँ तक पहुँचने के लिए पीएच लेवल जो है वो नॉर्मल में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, 6 to 7 के आसपास। उसके बाद में आते हैं एबनॉर्मल स्पर्म। किसी कारण की वजह से या फिर हार्मोन इनबैलेंस की वजह से, कभी कभी चोट लगने की वजह से, या फिर हाइड्रोसिल होने की वजह से, कभी कभी किसी ऑपरेशन की वजह से, जैसे कि अपेंडिक्स, हर्निया, इस टाइप के जो ऑपरेशन है जो जेनिटल ऑर्गन के पास में होते हैं, उस कारण से भी कभी कभी स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर भी प्रेशर आता है या कभी कभी स्पर्मेटिक कॉर्ड भी इंजर हो जाती है। तो इस कारण से स्पर्म जो है वो बनना भी सही तरीके से बन नहीं पाते हैं, एबनॉर्मल ज़्यादा बन जाते हैं। अगर एबनॉर्मल रहेंगे तो आपको नॉर्मल सी बात है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे या फिर कभी कभी मरे हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ जो प्रॉब्लम्स है वो आने की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। अब इसके साथ साथ जो इजैकुलेशन जो है, जो सीमेन है वो बहुत ही कम रहना,
ये भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में आता है। अगर कुछ किसी को बहुत सारी गलत आदतें रहती है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंक्स, टोबैको, इस तरह की जो भी आदतें, हैबिट्स है, इस कारण से भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो स्पर्म काउंट के ऊपर, स्पर्म के ऊपर होता है, सीमेन के ऊपर भी होता है। किसी को बहुत समय तक कोई बीमारी चल रही है, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर और कोई बीमारी है, जिस कंडीशन में आपको बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। बहुत समय तक अंग्रेजी वाली दवाई खाना या किसी बीमारी से ग्रसित रहना, इस कारण से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। हार्मोनल इनबैलेंस, ये जो कंडीशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर अगर ये हार्मोन इनबैलेंस होता है तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है वो कम ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है। या फिर हम कह सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम के में आती है। इसके अलावा स्ट्रेस, टेंशन, आजकल बहुत सारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कारण से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम की प्रॉब्लम आती है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आती है। इसके लिए हमें मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इसका मेन जो रीज़न है वो आपको स्पर्म काउंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसके साथ अगर हम लोग मेडिसिन तो आपको बाद में बताऊँगा, उससे पहले सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। खास करके दो प्रॉब्लम के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि जो लिंग के अंदर कड़कपन है वो नहीं आता है, अगर आ भी जाता है तो बहुत समय तक नहीं टिक पाता है, ये एक हो गया। दूसरा होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यानी कि टाइम से पहले ही इजैकुलेशन हो जाना, यानी स्पर्म जो है, सीमेन जो है वो निकल जाता है। ये दो कारण या दो बीमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम के आपको देखने को मिलती है। अगर हम इरेक्टल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर सबसे मेन कारण जो होता है वो आपके शरीर का वात दोष बिगड़ना, यानी कि अपान वायु जो है वो विकृत होने की वजह से ये प्रॉब्लम खासकर आती है। गर्मी ज़्यादा रहेगी तो इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा, ये नॉर्मल चीज़ है। इसका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में ये चीज़ें आती है। इरेक्टल डिसफंक्शन में सबसे मेन क्या होता है, एक तो हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, अपान वायु बिगड़ते रहता है या फिर विकृत हो जाता है, ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा जो है वो गलत आदतों की वजह से या फिर बार बार मैस्टरबेट करने की वजह से जो नसें होती है वो कड़क हो जाती है, और इस कारण से भी कड़कपन नहीं आ पाता है, जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है पेनिस के अंदर, और इस कारण से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी सेम कंडीशन है, वात बिगड़ना, अपान वायु, उसके साथ में गर्मी की प्रॉब्लम, और तीसरा जो है वो टेस्टोस्टेरोन। तो दोनों के लगभग कारण सेम हैं। कभी कभी चोट लगने की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है, तो लगभग सेम है दोनों के लिए भी। लेकिन जिस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन देनी होती है। कुछ मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम आती है, कुछ मेडिसिन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी काम आती है। कभी कभी जो स्पर्म जो है या सीमेन है वो अगर कम रहेगा तो ये प्रॉब्लम आती है। जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है, जल्दी निकल जाता है लेकिन थोड़ा सा निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, यूट्यूब के ऊपर या अलग अलग जगह पे देख करके बहुत सारे लोग शतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, इस तरह के जो मेडिसिन है वो लेते रहते हैं। 100 में से मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोगों को या 5% लोगों को या 10% लोगों को ही इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि बाकी जो 90% लोग हैं उनकी प्रॉब्लम अलग रहती है। तो उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस कारण से हो रहा है। कभी कभी पेट में अगर कीड़े हैं यानी कि वर्म्स हैं, उस कारण से भी शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आती है, और जो इनफर्टिलिटी है वो भी आ सकती है। किसी का पाचन क्रिया बिगड़ा है, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी बीमारी के लिए क्या देना चाहिए।
अगर बहुत सारे लोग अश्वगंधा, शतावरी वगैरह सब कुछ लेते हैं लेकिन फिर भी उनको इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है, तो ये सब कारण सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए पहले अच्छे वैद्य के पास जा कर के आप अपना जो प्रॉब्लम है वो बताइए, आपको इसका समाधान जो है वो मेडिसिन जो है वो मिल जाएगी। आयुर्वेद में 40%, अगर जितने भी आयुर्वेद की जो मेडिसिन है उसके अंदर 30% से 40% जो मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम, मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करने वाली मेडिसिन है। तो मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आपकी बीमारी समझ में आनी चाहिए। उसके ऊपर आप मेडिसिन करवा के आपको ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि जो भी हमें 7 धातु होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें से लास्ट वाला जो होता है वो होता है शुक्र। और जितने भी ये प्रॉब्लम है वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स आपके शुक्र धातु के डिस्टर्ब होने की वजह से या बिगड़ने की वजह से होते हैं। अगर किसी की मोटापा ज़्यादा है, यानी कि उसका अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है या मेद की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आपके शरीर के धातु वो बिगड़ जाते हैं और आपको ये प्रॉब्लम, सेक्सुअली प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए और आपका खान पान ध्यान में रखते हुए मेडिसिन बनानी पड़ती है अलग अलग। कुछ लोग शिलाजीत लेते हैं, जो लोग पतले हैं, इनका वेट कम है, वो लोग अगर शिलाजीत लेते हैं तो उनको तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि शिलाजीत जो है वो लेखन का काम करती है, यानी कि शरीर की जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर पतला आदमी है, यानी कि जो उसका वेट कम है, वो अगर लेता है तो उसका वेट और ज़्यादा कम होते जाएगा। और शुक्र जो है वो ठंडा होता है, उसका कंपैरिजन हम चंद्रमा से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है, शीतल होता है। तो इसलिए ठंडी चीज़ें लेना ज़रूरी है। ठंडे मतलब फ्रिज के नहीं है, जो भी क्वालिटी के हिसाब से, यानी गुण जो होते हैं उसके जो गुण होते हैं वो ठंडे होने चाहिए, ना कि फ्रिज का पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं है। गुण के हिसाब से उनको ठंडा होना चाहिए, शीतल होनी चाहिए, शीत होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो मेडिसिन लेते हैं वो लेने का तरीका भी कुछ लोगों का अलग अलग होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से शतावरी लेनी है, किस तरीके से अश्वगंधा लेनी है या सफ़ेद मूंगफली लेनी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, वो भी आपको पता चल जाएगी। इसलिए आपको अच्छे वैद्य के पास जाके अपनी नाड़ी परीक्षण करवाइए और आपके इलाज वहाँ पे 100% हो जाएगा। लेकिन 3 से 6 महीने या 3 से 4 महीने आपको मेडिसिन करवानी पड़ेगी, इतना आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपको अगर हमसे मिलना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपका क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर, आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर मिल जाता है, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी होता है और आपको कुरियर के माध्यम से आपको मेडिसिन आपके घर पे पहुँच जाती है। यहाँ पे किसी भी पेशेंट का किसी भी दूसरे पेशेंट के साथ जो डाटा है या फिर जो भी हमारे केस पेपर्स है वो किसी को शो नहीं किए जाते, तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई आपको किसी दूसरे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरे से डायरेक्ट बात हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।